नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ आप विंडो में देख रहे हैं अनुपम मिश्रा जी को, और उनका बहुत बहुत स्वागत न्यूज पॉइंट पर। पिछले हफ्ते हम लोग जो वीक का राउंड अप करते हैं वो थोड़ा सा मेरे और उन दोनों की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन उसी को इसमें जोड़ते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। एक बात मैं अनुपम जी जानना चाहता हूं कि हमारा देश लोकतंत्र की सबसे बड़ी, अब पूरी दुनिया में हम लोगों से बड़ा कोई लोकतंत्र नहीं है। पुराने भी हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र को इतना शानदार एलओपी इससे पहले कभी देखा है क्या, जो तमाम जगह जाता है और जर्मनी से लेके तमाम तक पहुंच जाए, और उसके बाद जिस आधार पर कोई लोकतंत्र निर्मित होता है उन्हीं आधारों पर बिना किसी सबूत के हमले करने, वहां की तालियों को हिंदुस्तान की वोटों से ज्यादा मानने की, इस तरह की परंपरा कभी हम लोगों ने देखी है? नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं देखिए। एलओपी तो दूर की बात है, एक कोई सांसद, विधायक, नेता, कोई राजनीतिक व्यक्ति, कभी किसी ने इस तरह देश के बाहर जाके इस तरह की बातें नहीं की। मेरा सवाल कुछ और है पुनीत साहब। भाई, तुम जर्मनी जाकर आरएसएस की बात कर रहे हो और कह रहे हो भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है। यही बात तुम अमेरिका में कह रहे हो, यही बात तुम यूरोप में कह रहे हो, ब्रिटेन में कह रहे हो। तो एक सवाल तो ये है कि किसके लिए कह रहे हो, इससे हल क्या निकलेगा? अब ये घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, परंतु मुझे याद है साल 2 साल पहले जब ये विदेश जाते थे तो सीधे सीधे कहते थे कि पश्चिमी देशों को भारत में दखल देना चाहिए। ये अपने आप में देशद्रोह है उड़ीसा। बाहरी दुनिया से ये कहना कि तुम अच्छा कैसे दखल देंगे, कैसे दखल देंगे? हमला करेंगे हम पे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेगा अमेरिका, क्या करेगा जर्मनी, क्या करेगा फ्रांस, क्या करेगा ब्रिटेन? कैसे दखल देंगे? ये कहना क्या चाहते हैं? मंशा क्या है? कभी ये सोचिए पुनीत साहब कि आखिर राहुल गांधी अगर जब विदेशों में इस तरह की बातें करते हैं तो उसके पीछे नियत क्या है? नियत मैं बताता हूं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि गिव द डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, यानी अगर किसी को मारना हो तो पहले उसे बदनाम कर दो। तो ये चीज हमने श्रीलंका में देखी, ये चीज हमने नेपाल में देखी, ये चीज हमने बांग्लादेश में देखी। पहले आप वहां की जो व्यवस्था है उसको आप सिरे से बता दीजिए कि व्यवस्था ही टूट गई है। जैसे जब राष्ट्रपति शासन लगाना होता तो इंदिरा गांधी को तो कहती थी कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था टूट गई, और कह के राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। तो राहुल गांधी, इसको बस इतना आप चेंज कर दीजिए कि केंद्र की जगह आप मान लीजिए कि राहुल गांधी पश्चिमी देशों को रख रहे हैं और पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त बता रहे हैं, खत्म बता रहे हैं, और पश्चिमी देशों से गुहार लगा रहे हैं कि वो भारत में दखल दें। ये देशद्रोह है पुनीत साहब। मैंने अपने जीवन में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। एक बार जब 1962 में चीन से युद्ध हुआ था तो आप पढ़ते हैं, पुरानी चीजें पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वामपंथियों ने उस समय चीन का पक्ष लिया था जी। अब ये देख रहे हैं राहुल गांधी को, तो खुलेआम दुनिया से कह रहे हैं कि भारत में आकर दखल दो। एक तरफ अच्छा, अब ये बात कमोबेश साबित हो चुकी है कि किस तरह अमेरिका ने विभिन्न एनजीओ के माध्यम से बांग्लादेश में, नेपाल में विद्रोह को भड़काया श्रीलंका में। तो एक तरफ वो विदेशी ताकतों से कह रहे हैं कि तुम ये काम करो, और दूसरी तरफ लगातार देश के युवा वर्ग से कह रहे हैं जेनजी जेनजी जेनजी, सड़क पर आओ। मेरा दावा है कि नेपाल के आंदोलन के पहले जेन जी शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने कभी नहीं किया, और नेपाल के आंदोलन के बाद जेन जी के अलावा वो कुछ करते ही नहीं।
जब वो जेनजी कहते हैं तो मूलतः उस देश के, भारतवर्ष के युवा वर्ग से अपील होती है कि सड़क पर आओ और सत्ता पलट दो, क्योंकि मैं तो नहीं पलट पाया, जो काम मैं नहीं कर पाया वो तुम कर दो। ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। अब दिक्कत यह है, अब राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लीजिए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला दीजिए, तो फिर स्थितियां वही पश्चिमी ताकतें बना देंगी जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना ने विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही नकार दिया और उस देश में दखल दे दिया। राहुल गांधी कुछ इसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन अब इसका एक ही इलाज है, सरकार इसका इलाज नहीं, इसका इलाज वही है जो हर चुनाव में देश की जनता राहुल गांधी को जवाब दे दी। देश की जनता ने अभी जवाब दिया और जड़ से ही साफ कर दिया। आपने देखा आसाम है, मतलब माफ कीजिएगा अरुणाचल है, वैसे इससे थोड़े दिन पहले आसाम भी था, लेकिन अरुणाचल महाराष्ट्र में तो उनको ढूंढे हुए सीट नहीं मिल रही है, उनकी तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद भी उनको ये क्यों नहीं लग पा रहा, मतलब वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। बैलेट के भी पेपर से हो रहे हैं इलेक्शंस, वहां भी सब साफ हो रहे हो, तो आप चाहते क्या हो, मतलब आपके पास रास्ता क्या होगा। जनता आपको इसी तरीके से तो ला सकती है सत्ता में कि भाई आप उनके लिए काम करो, आप आओ, लेकिन आप जनता और इतने लोग वोट करते हैं, 19-20% वोट आपके पास आता है, तो आप उस वोट बैंक को भी कम से कम उसका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं क्या? पहले तो आप जान लें कि राहुल गांधी के पास वोट बैंक कौन सा आता है। ये जो 20% वोट बैंक की बात हो रही है, ये वोट बैंक है कौन सा? ये वो वोट बैंक है जो राहुल को नहीं वोट कर रहा है, जो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है। ये वो वोट बैंक है जो राहुल की जगह कोई भी खड़ा हो, अगर आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आपको वोट मिलना है। ये वो वोट बैंक है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट करता है। ये वो वोट बैंक है जो बिहार में वोट करता है लालू यादव को। ये वो वोट बैंक है जो बंगाल में ममता के साथ जाता है और तमिलनाडु में डीएमके के साथ जाता है। तो एक इस देश में ऐसा वोट बैंक तैयार हो गया है, और इस मामले में कांग्रेस पार्टी 80 साल में बहुत सफल रही है। उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर दिया है जिसको हर हालत में, हर उस चीज के खिलाफ जाना है जो देश के हित में। लेकिन ये राहुल गांधी यहां पे आके पीक कर जाते हैं, यहां पे आकर उनका वोट बैंक अपने टॉप पे जाके वहीं पे समाप्त हो जाता है। इस 20-21 नहीं हो पा रहे, क्योंकि भाई चुनाव जीतने के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, एक हारी हुई पार्टी को चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि जीती हुई पार्टी के वोट को अपनी तरफ, उसके एक हिस्से को अपनी तरफ ट्रांसफर कर सके। यही तो तरीका, और तो कोई तरीका ही नहीं। तो राहुल गांधी ऐसा क्या कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का वोट उनको ट्रांसफर हो? मुझे तो ऐसा कुछ करते नजर नहीं आ रहे, और शायद ऐसा कुछ करने की ना उनकी नीयत है और ना ही उनके अंदर क्षमता है। जी, इससे आगे अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोगों ने एक नया चेंज देखा है, वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चूंकि हम दोनों की रुचि पहली और प्राइमरी तो रुचि यूपी में रहती ही है। अगर नहीं, हम वो लोग इसलिए भी रहती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 80 सीटें हैं। नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिशियन को प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस से चुनाव लड़ना पड़ता है। उनको क्या जरूरत थी पुनीत साहब? वो चाहते तो अहमदाबाद से चुनाव लड़के भी आ सकते थे, आते ही रहे। तो लेकिन वडोदरा से आ सकते हैं। तो पॉइंट इज कि उनको भी उत्तर प्रदेश आना पड़ा, क्योंकि वो इस बात को पहचानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। ये कोई इसमें कोई अपने प्रदेश को लेकर कोई अहंकार की बात नहीं है, इसमें अपने प्रदेश को लेकर कोई गर्व की बात नहीं है। ये एक छोटी सी गणित की बात है भाई कि यहाँ पे 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा हैं। ये भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है। इतने लोग दुनिया के किसी प्रदेश में नहीं रहते। इलाहाबाद हाईकोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। इतने मुकदमे, इतने वकील और उससे जुड़ी हुई इतनी जनसंख्या दुनिया के किसी हाईकोर्ट में नहीं है।
इतने जज किसी कोर्ट में नहीं है, इतनी बेंचेस किसी कोर्ट में नहीं है। तो साहब जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र नंबरों का खेल है। ऐसे में इतने बड़े प्रदेश मायने तो रखेगा पुलिस। तो उसी मायने रखते हुए प्रियंका गांधी जी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात कर ली, और उसी मायने रखते हुए अभय जो आजकल कांग्रेस के बनारस के नए हैं डॉन, मतलब बनारस के मतलब कांग्रेस के नए अध्यक्ष जिनको कहिए, वो भी कहने लगे हैं कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, हम इस बार जो है विधानसभा में साथ नहीं जाएंगे। हालांकि अविनाश पांडे के नाम से वो खबर छप रही है, और मुझे उस पर ये बहुत यकीन नहीं है कि कांग्रेस अपने दम से जाएगी तो क्या करेगी, पिछली बार से जितना किया उससे ज्यादा कितना करेगी। लेकिन ये मुलाकात क्या है, मतलब प्रशांत किशोर समझ चुके अपने आप को कि मैं तो केजरीवाल भी नहीं बन पाऊंगा, ये हो गया उनका अपना इतिश्री। और प्रियंका गांधी को लग रहा है क्योंकि अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी आने वाली है, देर सवेर आना है, क्योंकि विरासत उन्हीं के पास है जो आगे जाएगी, रियान राजीव गांधी। तो मुझे लगता है कि वो तो उसी तरह से। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, और प्रदेश की मौजूदा समय में जो खेल चल रहा है कि योगी को किसी भी तरह अपने कद के बराबर लाओ, वो समाजवादी पार्टी की लाइन है, उन दोनों को कैसे जोड़ रहे हैं? 27 की जो जुगलबंदी चल रही है उसमें क्या क्या आपको लगता है आज की डेट में, क्योंकि आगे तो बदलेगा तो हम बात करेंगे ही। एक ही सवाल में बहुत कुछ पूछ लिया आपने पुडी साहब। बहरहाल आपको याद होगा 80 के दशक में जितेंद्र की एक फिल्म आई थी, उसका एक जितेंद्र थे और वो सुलक्षणा पंडित, वो गाना था कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, फिर सॉन्ग। तो आपकी तो फिल्मों में बहुत रुचि है नहीं, मैं भूल गया था। बहरहाल तो प्रशांत किशोर ने पहले भी ये बात एक लंबे चौड़े 10-12 घंटे का प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी को दिया था, और प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस का हर आदमी इस बीच उठकर चला गया था सिवाय सोनिया के। उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा था। प्रशांत किशोर अभी नहीं, बिहार के चुनाव में ये बात लगातार कहते रहे, और फॉर वंस कम से कम इस बार मैं प्रशांत किशोर से सहमत हूं। प्रशांत किशोर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई आप जब तक खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, भले आप हार जाए, आपकी स्टैंडिंग नहीं बनेगी। ये जो आप पिगी बैक कर रहे हैं, किसी की पीठ पर चढ़े हुए हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परजीवी नाम दिया है, कि बिहार में आप चाहते हैं कि लालू यादव का वोट बैंक आपको मिल जाए। अच्छा, मैं जमाने से कह रहा था इनके लिए, राहुल गांधी के लिए, कि वो चाहते हैं कि बिहार में लालू यादव भाजपा को हरा दे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हरा दे, बंगाल में ममता हरा दे, दिल्ली में केजरीवाल हरा दे, पंजाब में भी हरा दें, और कश्मीर में अब्दुल्ला हरा दें, साउथ में डीएमके हरा दे, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए। ये संभव नहीं है। तो ये बात प्रशांत किशोर बहुत जमाने से कह रहे हैं कि भाई अपने पैरों पर अगर खड़ा होना है तो परजीविता आपको छोड़नी पड़ेगी। ये बिहार चुनाव में भी जब बिहार के बुरे हाल की बात होती थी, प्रशांत किशोर कहते थे कि कांग्रेस इसमें बड़ा दोषी है, क्योंकि आप लगातार लालू यादव को सपोर्ट करते रहे, और इसीलिए आप खुद भी खड़े नहीं हो पाए। तो आप एक बार जब खुद खड़े होंगे तो हो सकता है एक आध चुनाव आपको झटका लगे, परंतु आपको खड़े होने का एक मौका तो मिलेगा। और आपने देखा है कि बीएमसी चुनाव आने वाला है 15-20 दिन बाद, और अभी से कांग्रेस ने महाराष्ट्र में डिक्लेयर कर दिया है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे। उन्होंने डंके की चोट पे कह दिया है कि महाविकास अघाड़ी महाविकास पिछाड़ी बन चुका है, तो अब हम चुनाव भाई अकेले लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे तो छोड़िए, हम शरद पवार के भी साथ नहीं जाएंगे। तो बल्कि 2 दिन में, कल और परसों में 2 डिक्लेरेशन आए। परसों डिक्लेरेशन आया कि साहब भारतीय जनता पार्टी, शिंदे, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और कल दूसरा डिक्लेरेशन ही आया कि कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे अलग अलग लड़ेंगे।
तो मैं इस बात से सहमत, मैं कांग्रेस की पॉलिसी से सहमत नहीं हूं, पर मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को यदि अपनी जगह बनानी है तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। रही बात अजय राय की, तो अजय राय तो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे हम अकेले लड़ना चाहते हैं, और ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक बचा नहीं है, परंतु कांग्रेस दो जगह पे स्कोर करती है। मुनीर साहब बहुत ध्यान से सुनिए, आप यूपी से आते हैं और मेरे ख्याल से ये बात आपको अपील करेगी और मैं इस पे आपका रिस्पांस भी चाहूंगा। पिछले चुनाव में जो बात देखने में आई 2024 में और 2022 में जो देखने को में आई कि जहां जहां दलित वोट था, जहां पे भी कांग्रेस और अखिलेश एक साथ मिलकर लड़े, तो जहां जहां दलित वोट था वो कांग्रेस को तो मिला, सपा को नहीं मिला, सपा को नहीं मिला। तो समाजवादी पार्टी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से क्यों समझौता करना चाहती है, कांग्रेस का तो वोट ही नहीं है। नहीं, ठीक, कांग्रेस का वोट नहीं है, परंतु वो दलित वोट जो मायावती के इनएक्टिव, मायावती इतनी इनएक्टिव हो चुकी हैं, मायावती इतनी ज्यादा अपने आप में सिमट चुकी हैं कि उनका 21% का वोट बैंक आप देखे 9.5% पे आ गया। तो वो जो 10-11% वोट बैंक जो मायावती से छिटका है, वो कांग्रेस को तो जाने को तैयार है गठबंधन में, वो समाजवादी पार्टी के लिए जाने में अभी भी नहीं तैयार है, अभी भी नहीं तैयार है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को वो जिस वर्ग से जोड़ के देखते हैं दलित, उसी वर्ग के खिलाफ सबसे ज्यादा SC/ST मुकदमे लिखाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक तो ये, दूसरी बात ये, जहां तक मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, मुस्लिम वोट बैंक धीरे धीरे जिसे एक फैटिग फैक्टर जिसको कहता हूं, थकावट में आ रहा है कि भैया हमने तुमको इतना वोट दिया अखिलेश यादव जितना हमने मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं दिया था 1946 में। मैं अक्सर कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को जितना मुस्लिम वोट मिला 1946 में पाकिस्तान के मुद्दे पे जो चुनाव हुआ था, उतना मुस्लिम लीग को नहीं मिला। उसके बाद भी यार तुमको एक ही काम दिया था, एक काम दिया था तुमको कि भाजपा को रोको, तो तुम 14 में नहीं रोक पाए, तुम 17 में नहीं रोक पाए, तुम 19 में नहीं रोक पाए, तुम 22 में नहीं रोक पाए, और तुम 24 में भी उनको सरकार बनाने से नहीं रोक पाए। निकाय चुनावों में तो सुपड़ा ही साफ हो जाता समाजवादी पार्टी। तो एक मुस्लिम समुदाय में भी एक फैटिग फैक्टर आ रहा है, थकावट आ रही है। तो अगर मुस्लिम समुदाय को कहीं पे अच्छा कांग्रेस कैंडिडेट नजर आता है तो उसके साथ जाने को तैयार है। मैं उसमें एक हमेशा एक उदाहरण देता हूं, असम में दुबरी करके एक सीट है, वहां पे ये लाखों लाख वोट से जीतते थे, क्या नाम है इनका, बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल। और वो बदरुद्दीन अजमल को पिछले चुनाव में 2024 में कांग्रेस के एक नौसिखिया कैंडिडेट ने 10.5 लाख वोट से हरा दिया। हराया नहीं, 10.5 लाख के मार्जिन से हरा दिया। मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा मार्जिन। हाँ, सबसे बड़ा मार्जिन, पहले नंबर पे रहा था। हाँ, तो वहां के मुसलमान ये कह रहा था कि मियां हम तो तुमको वोट देते आए, पर तुम्हारे बस का नहीं भाजपा को रोकना। केंद्र में भाजपा को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, हम कांग्रेस साथ जाएंगे। तो कांग्रेस के पास एक मौका है, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था क्या था, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। तो ठीक है, तुम ब्राह्मण अभी इस समय भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, पर दलित का वो हिस्सा, दलित, अब यही तो उनका दिक्कत है, ब्राह्मण चला गया भाजपा में, दलित चला गया बसपा में, और मुस्लिम चला गया सपा में, तो कांग्रेस 0 हो गई यूपी में। तो ये आपके पास मौका है अपने 2/3 वोट बैंक को पूरी तरह तो नहीं, आंशिक तौर पर अपने साथ जोड़ने का। और एक आखिरी बात थोड़ी सा, मैं ये भी बात हमेशा कहता हूं, कांग्रेस लड़ किससे रही है? भाजपा से। तुम्हारा वोट किसने लिया है? भाजपा ने लिया है। अरे तुम्हारा वोट उत्तर प्रदेश में सपा ने खाया, तुम्हारा वोट बिहार में राजद ने खाया, तुम्हारा वोट बंगाल में ममता ने खाया, तुम्हारा वोट साउथ में डीएमके ने खाया, तुम्हारा वोट कश्मीर में अब्दुल्ला ने खाया, तुम्हारा वोट दिल्ली में केजरीवाल ने खाया। लड़ तुम रहे हो भाजपा से। आप देखिए भाई, जिसने तुम्हारा वोट खाया है पहले उस वोट को तो वापस प्राप्त करो। तो ऐसे में जो ये प्रियंका गांधी की एक प्रशांत किशोर से मीटिंग हुई है, एक बात और देखें, मैं, आपने चूंकि बड़ा सवाल पूछा है तो मैं थोड़ा विस्तार से जवाब मैं चाहता भी हूँ विस्तार से बताएं। प्रियंका गांधी ये मीटिंग कब कर रही है? जब राहुल गांधी जर्मनी में,
हाँ। प्रियंका गांधी मैसेज दे रही हैं कि मेरा निकम्मा भाई विदेश घूम रहा है, मैं यहां पे पार्टी ठीक कर रही हूं। वो राहुल गांधी जिन्होंने कभी अपने जीवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हो या मुख्यमंत्री बने हो सीधे मुंह बात नहीं की, प्रियंका गांधी उन नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के चाय पे हंसी मजाक कर रही। वो प्रधानमंत्री जिनको राहुल गांधी ने हमेशा मोदी कह के संबोधित किया है, मोदी कांप रहा था, अमित शाह कांप रहा था, उन प्रधानमंत्री को प्रियंका गांधी ने जब भी संबोधित किया तो माननीय प्रधानमंत्री कह के संबोधित किया। उनके सामने नहीं, उनकी एब्सेंस में भी प्रियंका गांधी अपने और राहुल गांधी के बीच में एक अंतर बता रही हैं। राहुल गांधी ने कभी भी सत्ता पक्ष से सीधे मुंह बात नहीं की और प्रियंका गांधी हाथ जोड़कर गडकरी से समय मांगती, उनके साथ बैठकर नाश्ता करती हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। गुड कॉप बैड कॉप एक पुरानी एक धारणा है जहां पर पुलिस का एक हिस्सा बदतमीज हो जाता है, दूसरा हिस्सा बहुत सहानुभूति दिखाता है और मुजरिम को तोड़ा जाता है, आरोपी को तोड़ा जाता है। तो राहुल गांधी बैड कॉप है, प्रियंका गांधी गुड कॉप है। और सोनिया गांधी इन दोनों से अलग होकर एक इन्वायरमेंटलिस्ट बन गई है। वो अंडमान निकोबार से लेके अरावली से लेकर और मनरेगा तक वो बड़ी बड़ी बातें अलग कर रही है। ये परिवार आपको 3 अलग अलग लाइनों पर नजर आ रहा है। मेरा अपना मानना है कि जब तक सोनिया है तब तक कम से कम राहुल गांधी को हटाने में प्रियंका सक्षम नहीं होंगी। गांधी परिवार की एक खास बात जान ले, किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये उसकी ताकत है कि वो अपने घर के झगड़े बाहर नहीं लाता। वो अपने घर के झगड़े बाहर नहीं लाता। और ऐसे में आप देखें कि उड़ीसा से एक पूर्व विधायक चिट्ठी लिखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह प्रियंका गांधी को लाइए। अब आप देखें, वो राहुल गांधी की जगह लाने को नहीं कह रहे हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह लाने को कह रहे हैं, लेकिन उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उन्होंने उनकी लड़की विधायक है, उनकी लड़की विधायक है, वो ये नहीं कह रहे राहुल गांधी की जगह प्रियंका को लाइए, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि खड़गे की जगह लाइए क्योंकि खड़गे वृद्ध हो चुके। लेकिन तुमने चूंकि प्रियंका को ऊपर लाने की बात की तो को पार्टी से निकाल दिया। एक फाइनल बात, जब यहां पर प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, तो मैंने इनको बड़ा नजदीकी से देखा था और मैंने देखा था कि टीम राहुल और टीम प्रियंका में ऑलवेज डैगर्स ड्राउन, एकदम मतलब डैगर्स ड्राउन से मेरा मतलब है कि हमेशा झगड़ा हुआ करता था, मतलब एक दूसरे से बातचीत तक नहीं थी। और जाहिर सी बात है, अगर आप दोनों की टीम में बिल्कुल नहीं पट रही है तो आप मान कर चलें कि कहीं ना कहीं भाई बहनों में भी कोई दिक्कत है। जब प्रियंका वाड्रा जब वायनाड से चुनाव जीती थी तो राहुल गांधी ने 2 बयान दिए थे और प्रियंका की उपस्थिति में दिए थे। मैंने उन बयानों को ट्विटर पे पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था, पहली बात तो ये कि प्रियंका जीत गई है लेकिन अभी भी मैं बेहतर सांसद हूं, और दूसरे उन्होंने कहा था कि प्रियंका क्या वायनाड की देखभाल करेंगी, मैं रायबरेली भी देख लूंगा, वायनाड भी देख लूंगा। राहुल गांधी की इनसिक्योरिटी इन बयानों में निकल कर आती है। तो ये अलग अलग पहलू। कल का एक और, चूंकि इसी में मतलब अगला सवाल था लेकिन मैं उसको इसके बाद वाले हिस्से में लूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर उसमें बच गया। कल जो आप कह रहे हैं उसी की तरफ मैं उसी में थोड़ा सा, 2 बड़े परिवार भक्त जो पत्रकार हैं, जो CSDS और पता नहीं कहां के आजकल रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने PM के साथ और उनके साथ चाय पी के मतलब अपमान किया है पार्टी का, और उसका अपमान उनको लगता है। और राहुल गांधी की तरफ उनका इशारा था कि राहुल गांधी जिस चट्टान की तरह उन दोनों के सामने मुकाबला कर रहे हैं मोदी और शाह के, उनके साथ उन्होंने चाय पी के, हालांकि उसमें शाह मुझे नहीं दिखे, उन्होंने उनके साथ चाय पी के अपमान किया है। तो ये पहले से ही तैयारी है कि जैसे ही होगा तो उड़ाना है किसी को, क्योंकि आप ही की सवाल का हिस्सा है, आपके जवाब का हिस्सा है ये। अब जाहिर है, जिस तरह टीम प्रियंका और टीम राहुल की जब बात होती है तो उसमें उनके सहायक ही नहीं होते हैं, पार्टी भी 2 हिस्से में बढ़ चुकी है और मीडिया में जो इनके राजनीति जो दरबारी पत्रकार हैं वो भी अपना अपना दूसरा कोना पकड़ चुके हैं और आने वाले समय में ये लड़ाई आपको बढ़ती नजर आएगी। मैंने एक सवाल, चूंकि मुझे लगता है मैंने ज्यादा सवाल मिला दिए थे, सही आपने मुझे बताया। मैं अखिलेश यादव जिस तरह से अभी
कोडीन वाले मसले पर, मतलब है तो वो कोई नहीं, कोडीन भैया उनको, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि सब लोग जो हैं, नेता जो हैं, ज्यादातर ओटीटी से या फिर आपके जो प्रोग्राम है उन्हीं में से अपने लिए नारे चुरा रहे हैं। तो आजकल उनको कोडीन भैया भी मिल गया है, क्योंकि कालीन भैया थे, कोडीन भैया। और उन्होंने उसमें कोशिश की कि वो योगी सरकार पर मुकाबला रख सकें। ये एक कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, और हम और आप किसी दायरे में नहीं बंधे हुए। बार बार एक चीज कोशिश की जा रही, योगी आदित्यनाथ को बराबर लाने की। अखिलेश चाहते हैं कि वो उनके बराबर खड़े हो जाएं। आज की डेट में योगी अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे देश के मुख्यमंत्रियों में आगे सबसे रखते हैं। बाकी उनकी अपील जो है सब जगह जाती है, और ये बात मुझे लगता है कि अखिलेश को दिक्कत करती है। अब उन्होंने सिर्फ एक मुद्दा उनको दिखता है, जाति, चूंकि उसमें वो प्रवीण भी है भाई, उसमें उनकी पार्टी उस पर बहुत है। तो इस पूरे मसले में भी उन्होंने शायद ये कोशिश की कि धनंजय हो गया, फिर आलोक सिंह हो गया, फिर तमाम और माफिया जितने सिंह जिनके साथ लगा हुआ, उनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है। उन्होंने इसी आइडिया के साथ शुरुआत की थी, ऐसा लगता है। लेकिन आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को, देखिए जातीय समीकरणों में अलग है, 24 की हार अलग चीज हो सकती है, लेकिन अगर एक कद के तौर पर हम देखते हैं तो क्या ये कोशिश उसी का एक हिस्सा है कि किसी भी तरह उनको इसमें खींचा जा सके, क्योंकि जातीय समीकरणों पे वो कहते हैं कि मैं जीत रहा हूं। क्या वजह है कि सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ पर, वो भी ऐसे मसले में जिस पर कि आज तक कोई आरोप अभी तक तो चस्पा नहीं हुआ है योगी के पास? जी पुरी साहब, कल इस मुद्दे पे मैंने अपने पॉडकास्ट में डिटेल में बात की है। मैं थोड़ा सा अपने आप को, इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं अपने आप को दोहराता नजर आऊंगा, और कभी कभी दर्शक कहते हैं कि आप तो जो बात वहां कह रहे थे वो बात यहीं कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करूं भाई, बात तो एक ही सच होती है ना, वही हर जगह कहनी पड़ती है। तो पहली बात तो कल विधानसभा के हुए ड्रामे में एक बड़ी बात सारा मीडिया मिस कर गया, वो ये कि जब योगी ने 2 नमूनों की बात की तो अखिलेश यादव ने उसको पलटकर योगी और मोदी पर चस्पा करने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी स्वीकारोक्ति वर्ड उन्होंने प्रयोग किया। हाँ, स्वीकारोक्ति। तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमूना कह रहे हैं। चलिए, समझ में आया। दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव के जो नेता हैं और जो विधानसभा में नेता विपक्ष है माता प्रसाद पांडे, वो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि ये अखिलेश यादव को नमूना कह रहे हैं। ये उल्टा हो गया। अच्छा, जो स्पीकर है सतीश महाना, वो कह रहे हैं अरे भाई पांडे जी आप क्या कह रहे हैं, योगी जी ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। नहीं नहीं, सबको मालूम है कि अखिलेश यादव को राहुल गांधी को नमूना कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव कुछ और कह रहे थे, उनके नेता कुछ और कह रहे थे। अब रही बात योगी पर प्रहार करने की और जातिगत, देखिए अखिलेश परेशान है। क्यों परेशान है इसको समझो। बिहार में एक चीज जो सामने देखने में आई, बाकी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन एक चीज ये भी देखने में आई कि यूपी बिहार में जाति बहुत मायने रखती है, सब जगह मायने रखती है। हम जहाँ देखते हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, तमिलनाडु, यूपी बिहार तो जबरदस्ती बदनाम है सर, बदनाम है। हम लोगों ने, मैंने तो सब जगह चुनाव कवर किए और देखा कि यूपी और बिहार में कम है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद बंगाल इकलौती जगह है जहां जाति मायने नहीं रखती। हाँ, बाकी तो पूरे देश में मायने रखती है। अच्छा, तो इसको इस तरह जोड़कर बिहार में एनडीए ने एक बड़ा सोशल कोलिशन बनाया, एक बड़ा सामाजिक ताना बाना जुड़ा, जिसमें हर जातियों के लोग आपको, जहां पे आपको कुशवाहा से लेके पासवान तक सब नजर आए। तो ये भी उनकी जीत का एक कारण था। जहां तक अखिलेश यादव की जातिगत आधार पे पीडीए और पीडीओ के आधार पे जीत का ख्वाब है, जिस तरह वो 27 के सत्ताधीश बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, तो मैं सिंपल सी गणित बता रहा हूं। 2022 का चुनाव जो अखिलेश यादव हारे थे और बड़े मार्जिन से हारे थे जी, उस चुनाव में अखिलेश के साथ थे ओम प्रकाश राजभर, आज वो भाजपा के साथ खड़े हैं। उस चुनाव में अखिलेश के साथ थे संजय निषाद, आज वो भाजपा के साथ खड़े हैं। उस चुनाव में अखिलेश के साथ थे जयंत चौधरी, आज वो भाजपा के साथ खड़े हैं। उस चुनाव में अखिलेश के साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो आज अखिलेश के खिलाफ खड़े हैं। उस चुनाव में अखिलेश के साथ थी पल्लवी पटेल, वो आज अखिलेश के खिलाफ खड़ी। मतलब
जितने लोग आपके साथ थे सब आज आपके खिलाफ हैं। तो जब उसके बाद आपकी ये दुर्गत हुई 2022 में, तो 27 में क्या होगी आप सोच लें। दूसरी बात जो अखिलेश यादव को बहुत परेशान कर रही है वो पंकज चौधरी का स्टेट प्रेसिडेंट होना है। पंकज चौधरी कोई ऐसे सितारा, इतने डायनेमिक अध्यक्ष नहीं है जिनसे बहुत परेशान हुआ जाए। लेकिन परेशान वो क्यों है? उत्तर प्रदेश में यादव के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से एक्टिव, सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से चैतन्य अगर कोई जाति है वो कुर्मी। कुर्मी जाति ने इतना रणनीतिक रूप से वोट दिया कि 41 विधायक जीते जी, और ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। जहां पे हो पाया सपा उसको जिताया, भाजपा को जिताया, कांग्रेस को जिताया, बसपा जिसको जो जहां पे जीत रहा है। तो ये अब उन्हें परेशान कर रहा है। और कुर्मी जात की इतना महत्व है, इस तरह समझे आप पुनीत साहब, कि समाजवादी पार्टी ने एक कुर्मी अध्यक्ष बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने एक कुर्मी अध्यक्ष बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार कुर्मी अध्यक्ष बनाया, इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह। तो ये दिखाता है कि एक ऐसी जाति है जिसका वोट लूटने में और जिसका वोट प्राप्त करने में सब में होड़ लगी हुई। तो भैया तुम्हारे पास बचा क्या? एनडीए के साथ अब जैसे कुर्मियों की एक पार्टी बनी, भाई सोनेलाल पटेल जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को काशीराम के साथ मिलकर खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, उन्हें इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि काशीराम के बाद पार्टी उनकी जेब में आ जाएगी। जब उन्होंने देखा कि काशीराम ने तो अपना उत्तराधिकारी मायावती को बना दिया है, तो उन्होंने कुर्मियों के स्वाभिमान के नाम पे अपना दल बना दिया। उस अपना दल के दो फाड़ हो गए। एक फाड़ एनडीए के साथ चला गया, अनुप्रिया पटेल, और जो उनकी बड़ी बहन थी डॉक्टर पल्लवी पटेल, वो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आई 2022 में। इतना कि उनको सपा ने अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया सिराथू से, जहां से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हरा के वो जॉइंट किलर हुए। लेकिन ये बात अखिलेश को इतनी डरा गई, कारण समझिए, अखिलेश पिछड़े का मतलब यादव समझते हैं, यादव का मतलब अपना परिवार सफाई परिवार समझते हैं, और परिवार का मतलब खुद को समझते हैं। मतलब अगर वो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तभी पिछड़ा है, वरना बाकी कुछ नहीं। ये मुलायम सिंह ने भी किया था। उन्होंने अपने टाइम में बलराम यादव, चंद्र यादव, रामनरेश यादव, सारे यादव नेताओं को खत्म कर दिया। तो अखिलेश यादव, भाई यादव वोट तो है आपके पास, लेकिन उनको डर लगा पल्लवी पटेल से कि भाई डॉक्टर भी कहती हैं अपने को, पढ़ी लिखी भी हैं, ओबीसी भी हैं, महिला भी हैं, बोलती भी अच्छा है और जॉइंट किलर है, डिप्टी सीएम को हरा के आई। तो जिस पल्लवी पटेल को आपने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनाया, उस पल्लवी पटेल को सपा की किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, और इतनी दूरी बना ली कि सपा में रहते रहते वो आपके खिलाफ उन्होंने राज्यसभा में वोट दिया, और सपा में रहते रहते आज भी वो आपके खिलाफ खड़ी है। तो भैया अनुप्रिया पहले से तुम्हारे खिलाफ थी, वो पल्लवी को आपने खिलाफ कर लिया। पटेल समुदाय में, कुर्मी समुदाय में ये बात बड़ा राजनीतिक रूप से चैतन्य है, तो वो उसको ये बात अखर रही। अब ऐसे में पंकज चौधरी का भी फैक्टर आ गया। तो अखिलेश यादव को समझ में आया कि पिछड़े के नाम पे सिर्फ यादव उनके साथ रह पाएंगे, दलित उनके साथ आते नहीं। रही बात अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों में अगर उनको लगता है कि कांग्रेस अलग लड़ गई, या फिर आपने ओवैसी को मायावती के साथ एक गठबंधन बनाते देख लिया, तो कहीं ना कहीं उस वोटों में भी एक बिखराव आएगा। जैसा कि मैंने कहा, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, अखिलेश के मतलब पिछड़ा मतलब यादव, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, और दलित मतलब सिर्फ वो दलित जो उनके साथ हो, और मतलब जो अवधेश प्रसाद, आप समझिए एक लाइन। तो ऐसे में अखिलेश को नजर आ रहा है कि 2027 उनके लिए 2022 से भी बुरा हो सकता है। ये उसकी छटपटाहट है। एक आखिरी बात इसमें मैं जोड़ूंगा कि अखिलेश यादव पर एक आरोप लगा था कि साहब आप तो दिल्ली में रहते हैं और आप लखनऊ में बोलते नहीं और रहते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जब वो 2022 में आप देखिए वो आके लखनऊ में जमे, वो उन्होंने कहा मैं नेता विपक्ष होऊंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में। वहां पे योगी से वो टकरा गए, और आपने देखा फिर योगी ने उनको फिर अपने अंदाज में एक मुद्दे पे बहुत ही झाड़ दिया। पहले तो अतीक अहमद वाला केस हुआ, और आपको याद होगा कल मैं इसका जिक्र भी कर रहा था अपने पॉडकास्ट में
कि हम और पुंडीर साहब खड़े हुए थे वहां पे, अतीक के बंगला जहां हुआ करता था, और वहां पे मुस्लिम, हाँ, वहां मुस्लिम समुदाय का ये कहना था कि अगर अखिलेश यादव ने योगी को इतना भड़काया नहीं होता तो अतीक की ये दुर्गति नहीं हुई होती। आपको याद होगा वहां के लोग कह रहे थे, वहां लोग ये बात कर रहे। हाँ, तो अब उसमें भी आपने देखा कि एक बार कुछ इज्जत देने की बात हो गई, अखिलेश यादव कितना नाराज हो गया योगी की, मैं तुमसे इज्जत देने सीखूंगा, तो अपने बाप को इज्जत नहीं दे सके तो हमको संस्कार सिखाओगे। तो अखिलेश यादव को समझ में आया कि विधानसभा में योगी के रहते रहना खतरे से खाली नहीं, तो फिर वो अपना कन्नौज के रास्ते दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि साहब विधानसभा में अब और नहीं रहा जा सकता, तो विधानसभा भी आपसे छूट गई। दिल्ली में आप कोई कारनामा कर नहीं पा रहे हैं, दिल्ली में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है। अभी जिस दिन रात को आपने देखा कि टीएमसी ने रात भर मकर द्वार पे धरना दिया मनरेगा के मुद्दे पर, तो अगले दिन सवेरे पत्रकारों ने धर्मेंद्र यादव से पूछा और रामगोपाल यादव से पूछा कि आप लोगों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो रामगोपाल यादव झल्ला गए, बोले इसे रातें में धरना देते हैं, दिन में तो रखते नहीं है। और धर्मेंद्र यादव ने कहा बताते तक नहीं है हमको, बुलाना तो दूर की बात है, बताते तक नहीं हमें कैसे पता चलेगा। तो दिल्ली में आप कोई सीरियसली ले नहीं रहा है, लखनऊ जाने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप ट्विटर खेल के पोस्ट खेल कर लक्ष्मण यादव के से पोस्ट दिखाकर आपको लगता है कि आप अपनी जगह बना लोगे। तो अखिलेश यादव, यस, ही इज इन ट्रबल। चलिए, आज हमने चूंकि बहुत सारी बातें लेकिन रह गई बंगाल और तमाम चीजों पर, लेकिन ये लंबा अब नहीं हो ज्यादा, इसीलिए अब हम इसको तो वार्ता को यहीं करेंगे और अगला फिर उम्मीद करते हैं कि अगली मुलाकात में हम ये बाकी रोजामचा के तौर पर बात करेंगे कि राउंड अप क्या क्या होता है। आप जुड़े, अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सहयोग भी कीजिए। तो आप जुड़े, सब नमस्कार। नमस्कार।